नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं, उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में, और उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी आपको समझाएंगे। आज इस बुलेटिन में सबसे पहले बात हम करेंगे सियासी दही चूड़ा भोज को समझिए, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं की तरफ से बिहार में सियासी दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। दूसरी खबर जो आज हम आपको समझाने वाले हैं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आएंगे, क्योंकि एक बार फिर से यह चर्चा तेज हो गई है। इसके बाद खबर हम आपको समझाएंगे नीतीश बार बार यात्रा क्यों करते हैं, क्योंकि कल ही यानी कि शुक्रवार से सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा शुरू होगी। और आगे हम आपको समझाएंगे ईडी पर कहीं झटका तो कहीं सियासत तेज। लेकिन शुरुआत सबसे पहले बात करेंगे मकर संक्रांति की। देखिए, मकर संक्रांति पर सियासी भोज की पटना में संक्रांति के मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दही चूड़ा भोज दिया। चिराग पासवान के दही चूड़ा भोज में बिहार एनडीए का पूरा कुनबा पहुंचा था। सीएम नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की ओर से मकर संक्रांति पर दिए गए दही चूड़ा भोज की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, सांसद रविशंकर प्रसाद, बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, दिलीप जायसवाल, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित बिहार एनडीए का पूरा कुनबा चिराग पासवान के घर पर हुए भोज में शामिल हुआ। यूं कहें तो ये एक तरह से मकर संक्रांति पर एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के साथ एकजुटता दिखाने के मौके की तरह था। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति के मौके पर होने वाले दही चूड़ा भोज का बहुत ही खास महत्व रहा है। खरमास के बाद इस दिन सियासी खिचड़ी भी पकती रही है। फिलहाल तो चिराग के भोज में गुड़ और तिलकुट की मिठास के साथ ही दही चूड़ा का स्वाद चखते एनडीए के नेता ही दिख रहे थे। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, बिहार में आज दिन भर चिराग पासवान के दही चूड़ा भोज वाली खबर सुर्खियों में बनी रही। लेकिन बिहार में दही चूड़ा भोज वाली सियासत क्या है वो हम आपको समझाते हैं। दरअसल मकर संक्रांति के महत्व को आप समझिए। दक्षिणायन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और मकर संक्रांति से शुभ काम शुरू हो जाता है। ये कहा जाता है कि सूर्य अपना चाल बदलते हैं और फिर मकर संक्रांति से ही शुभ काम शुरू हो जाता है। इस दिन दान पुण्य का भी खास महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति पर क्या क्या खाया जाता है अब आपको ये बताते हैं। तो सुबह में दही चूड़ा गुड़ और तिलकुट खाया जाता है, तो रात में खिचड़ी बनाई जाती है, उसे खाया जाता है। अब आप सियासी दही चूड़ा भोज को समझिए। तो मकर संक्रांति पर बिहार में दही चूड़ा भोज की परंपरा रही है और इसी भोज के बहाने नेता एक दूसरे से मिलते रहे हैं। कई बार दही चूड़ा भोज में सियासी खिचड़ी भी पकती है और भोज के बहाने भविष्य की राजनीति सेट की जाती है। अब चिराग पासवान के दही चूड़ा भोज में एकजुट एनडीए के मायने समझिए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को इस बार प्रचंड जीत मिली है। चिराग पासवान के भोज में बिहार एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी दिखा, क्योंकि चुनाव के बाद एनडीए का सबसे बड़ा जुटान इसी भोज में नजर आया। बिहार एनडीए के सभी पार्टियों के नेता चिराग पासवान के इस भोज में शामिल हुए। मजबूत एनडीए की ताकत दिखाने की कोशिश की गई और इसकी तस्वीरें भी आज सुर्खियों में रही। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि निशांत की राजनीति में आने का इंतजार हर कोई कर रहा है और सही समय वक्त पर सभी निर्णय होगा।
मनीष वर्मा के बयान पर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत सक्रिय राजनीति में आएंगे और अगर आएंगे तो कब आएंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जनता दल यूनाइटेड में हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत जी युवा हैं, सक्षम हैं, तो निशांत जी यदि पार्टी में आते तो अच्छी बात है। ये हैं मनीष वर्मा, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व आईएएस और सीएम नीतीश कुमार के अतिरिक्त सलाहकार रह चुके। मनीष वर्मा जनता दल यूनाइटेड के नीति रणनीति पर विचार रखने वाले नेताओं में एक है। इनके बयान से एक बार फिर नीतीश कुमार के बेटे निशांत के सक्रिय राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई है। मनीष वर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि निशांत के राजनीति में आने का इंतजार हर कोई कर रहा है। सही समय और वक्त पर सभी निर्णय होगा। हमारे जनता दल यूनाइटेड में हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत जी युवा हैं, सक्षम हैं और हमारी पार्टी में निशांत जी क्या युवाओं की बहुत आवश्यकता है। बहुत संख्या में हम चाहते हैं कि युवा पार्टी से जुड़े और एक युवा चेहरा होगा तो और बेहतर बात होगी। तो निशांत जी यदि पार्टी में आते तो अच्छी बात है। मनीष वर्मा के बयान के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में ये सवाल फिर तैरने लगा कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं और अगर हाँ तो निशांत कब सक्रिय राजनीति में आएंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर तेज हुई चर्चा को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि निशांत को राजनीति में लाने को लेकर जेडीयू के किस किस नेता ने क्या क्या कहा है। आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं, संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के, जिन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं निशांत को फैसला लेना है कि कब वो पार्टी ज्वाइन करेंगे, कब वो सक्रिय राजनीति में आएंगे। अब इसके बाद मनीष वर्मा जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने कहा कि बिहार का हर युवा चाहता है कि निशांत राजनीति में आए। अशोक चौधरी बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री, वो भी कहते हैं कि निशांत राजनीति में आते हैं तो स्वागत करेंगे। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री, वो भी कहते हैं कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए और अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत होगा। अब आपको बताते हैं कि एनडीए से किस किस की निशांत की डिमांड है, वो आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा कि आना चाहिए निशांत कुमार को राजनीति में। रामदास अठावले ऐसा कह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कह चुके हैं कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। यानी कि राजनीति में लाने की मांग एनडीए के अलग अलग दलों के नेताओं की तरफ से भी की जा रही है। अब विपक्ष के किस बड़े नेता ने निशांत की राजनीति की वकालत की है, अब आपको ये बताते हैं। तो खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, उन्होंने कहा कि निशांत की राजनीति में आने का वो भी स्वागत करेंगे। अब आप खबर तो समझिए, निशांत की राजनीति में एंट्री पर पेच क्या है। तो नीतीश कुमार परिवारवाद के घोर विरोधी रहे हैं और सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार ने परिवारवाद की आलोचना की है। बिहार के लोगों को ही सीएम नीतीश अपना परिवार बताते रहे हैं। निशांत राजनीति में आते हैं तो सवाल उठेगा, परिवारवाद के मुद्दे पर विरोधी पलटवार करेंगे और शायद यही वजह है कि अभी तक निशांत राजनीति में नहीं आए हैं, लेकिन अब मांगे तेज हो गई है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। सीएम नीतीश कुमार शुक्रवार से समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू होगी। सीएम नीतीश पहले चरण में 24 जनवरी तक कई जिलों में योजनाओं की सौगात देंगे, जनता से सीधा संवाद करेंगे, जीविका दीदियों से भी बात होगी। नीतीश कुमार की यात्रा क्यों अहम है, सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। शुक्रवार से सीएम समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। हमेशा की तरह मुख्यमंत्री की यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू होगी। सीएम अपनी यात्रा में फिर लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। यात्रा के पहले दिन बेतिया में सीएम नीतीश किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बिहार के पहले बायोगैस प्लांट का नीतीश उद्घाटन करेंगे। सीएम की समृद्धि यात्रा को लेकर एनडीए में उत्साह का माहौल है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार लगातार एक्टिव हैं। समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश सीधे जनता से संवाद करेंगे, सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत जानेंगे
सीएम की ये 16वीं यात्रा है। नीतीश की यात्रा सियासी तौर पर बेहद अहम मानी जा रही है। नीतीश की समृद्धि यात्रा को लेकर सियासी सरगर्मी भी बढ़ चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नीतीश कुमार बार बार यात्रा क्यों करते हैं वो हम आपको समझाएंगे, लेकिन आप पहले ये जान लीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक कितनी यात्रा कर चुके हैं। तो अगर हम यात्राओं की बात करें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब तक 15 यात्रा कर चुके हैं और अब जो उनकी ये नई यात्रा शुरू होने वाली है वो 16वीं यात्रा होगी। यानी कि 16वीं यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से निकलने वाले हैं। यात्रा का नाम रखा गया है समृद्धि यात्रा। अब हम आपको इस पूरे यात्रा के बारे में जानकारी देते हैं पूरी डिटेल में कि आखिर किस जिले में किस दिन मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और कहां यात्रा का पड़ाव होगा। तो यात्रा का नाम है समृद्धि यात्रा और किस दिन किस जिले में यात्रा होगी तो वो भी आप जान लीजिए। 16 जनवरी यानी कि कल से शुरुआत हो रही है। तो 16 जनवरी को सबसे पहले पश्चिम चंपारण मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, यहीं से यात्रा की शुरुआत होगी। इसके ठीक अगले दिन सीएम नीतीश कुमार 17 जनवरी को पूर्वी चंपारण में होंगे और उसके बाद 19 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीतामढ़ी और शिवहर जिले में होंगे, जहां उनकी यात्रा पहुंचेगी। अगला पड़ाव 20 जनवरी को इस यात्रा का गोपालगंज में होगा। मुख्यमंत्री गोपालगंज में पहुंचकर लोगों से संवाद करेंगे। फिर 21 जनवरी को सिवान, 22 जनवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा सारण में होगी। 23 जनवरी को यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंचेगी, जहां सीधा संवाद लोगों से मुख्यमंत्री का होगा और फिर 24 जनवरी को वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यात्रा जो है वो पहुंचने वाली है। अब सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार बार बार यात्रा क्यों करते हैं, तो वो भी समझाएंगे। पहले उन्होंने कब यात्रा की वो समझ लीजिए। तो आपको बता दें कि ये सिलसिला अभी से नहीं बल्कि 2005 से ही शुरू हो चुका था। मुख्यमंत्री 2005 में चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा की थी और बिहार की कुर्सी तक पहुंच गए थे। इसके बाद कुछ साल के बाद 2009 में एक बार फिर नीतीश कुमार यात्रा पर निकले। इस यात्रा का नाम दिया गया विकास यात्रा। रिजल्ट ये रहा कि एनडीए के लोकसभा चुनाव में बम्पर सीटें आई। चुनाव के बाद नीतीश कुमार फिर से धन्यवाद यात्रा पर निकल गए। उसके बाद साल 2010 में सीएम नीतीश कुमार फिर से चुनाव से पहले यात्रा पर निकले और इस यात्रा का नाम था विश्वास यात्रा। यात्रा पर बिहार की जनता ने इतना विश्वास जताया कि अकेले जेडीयू को ही साल 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में 115 सीटें मिल गई। 2010 में विश्वास यात्रा के बाद सरकार बनाने के बाद फिर 2011 में नीतीश कुमार फिर से सेवा यात्रा पर निकल गए। वहीं 2012 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अधिकार यात्रा पर निकले थे। सिर्फ एक यात्रा जिसके बाद भी जीत नहीं मिली वो थी 2014 की, जिसका नाम था संकल्प यात्रा। इस यात्रा के बाद भी लोकसभा चुनाव में जेडीयू को महज 2 सीटें मिली थी। यात्रा वाली राजनीति को अब आप समझिए। 2015 में संपर्क यात्रा और फिर सरकार में वापसी हुई। अब कुछ और यात्राओं को भी आप जान लीजिए। 2016 में मुख्यमंत्री निश्चय यात्रा पर निकले थे। फिर साल 2017 में समीक्षा यात्रा उन्होंने की थी। साल 2019 में सीएम नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली यात्रा पर निकले थे। इसके बाद साल 2021 में समाज सुधार यात्रा पर मुख्यमंत्री निकले और उसके फिर 2023 में समाज सुधार यात्रा समाधान यात्रा पर सीएम नीतीश कुमार निकले थे। वहीं इसके पहले नीतीश कुमार 2024 और 2025 में प्रगति यात्रा पर निकले थे, जिससे मिले फीडबैक के ही आधार पर कई योजनाएं सरकार ने लॉन्च की थी जब वो प्रगति यात्रा के दौरान लोगों के बीच पहुंचे थे। अब आप खबर तो समझिए, नीतीश कुमार बार बार यात्रा क्यों करते हैं? तो यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री को लोगों से मिलने का मौका होता है। जनता सीधे मुख्यमंत्री से कनेक्ट हो पाती है और इस दरमियान से नीतीश कुमार जनता से फीडबैक लेते हैं और इसी फीडबैक के आधार पर आगे योजना बनाई जाती है। यात्रा के जरिए योजनाओं की समीक्षा भी मुख्यमंत्री करते हैं और यही कहा जा रहा है कि जो प्रगति यात्रा में योजनाओं की घोषणाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी उसका क्या स्टेटस है, यही जानने के लिए एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं।
बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा की शुरुआत बेतिया से कर रहे हैं और इस दौरान वो कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। नीतीश कुमार सबसे पहले बेतिया के औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे और उसका जायजा लेंगे। सीएम बेतिया में बिहार के पहले बायोगैस प्लांट का उद्घाटन करेंगे। और देखिए, अब ये इतनी बड़ी बात क्यों है, ये भी हम आपको समझाएंगे और कैसे इसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा वो समझिए। बायोगैस प्लांट क्या है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। तो बायोगैस प्लांट वो है जो जैविक कचरे से बायोगैस और जैविक खाद बनाया जाता है। जैविक कचरा क्या होता है, अब आप ये भी जान लीजिए, जैसे कि गोबर, कृषि अपशिष्ट और खाद्य अपशिष्ट, मतलब वैसी चीजें जो कि कृषि में बची हुई हो, खाद में बची हो और जो गोबर है, इससे ये बनाया जाता है। बायोगैस प्लांट से क्या बनेगा, तो इससे स्वच्छ ईंधन बनेगा, बिजली बनेगी और उर्वरक भी होगा। बायोगैस प्लांट से और क्या फायदा मिल सकता है, तो कचरा प्रबंधन हो सकता है और नवीकरणीय ऊर्जा भी मिलेगी। अब आप खबर तो समझिए, बिहार के पहले बायोगैस प्लांट से क्या फायदा होगा, तो कृषि उत्पादों के कचरे से ये गैस बनेगा, बिहार की ऊर्जा क्षमता और ज्यादा बढ़ेगी, रासायनिक खादों का आयात कम होगा और खेतों में कम हो रहा कार्बन संतुलित होगा। कार्बन संतुलन से गन्ना के फसल को लाभ मिलेगा। अब आप खबर तो समझिए, बिहार के पहले बायोगैस प्लांट की क्षमता कितनी होगी, तो प्रतिदिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1.5 लाख लिक्विड फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर बनाया जाएगा। यानी कि बिहार के पहले बायोगैस प्लांट की जो क्षमता है वो काफी ज्यादा होगी और इसका फायदा सीधे किसानों को मिलेगा। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आईपीएसी रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है और बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। 2 हफ्तों में जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। ईडी के काम में बाधा डालना पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को भारी पड़ सकता है। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आईपीएसी रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है और बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ईडी के काम में दखल न डाले। बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने 8 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के आईटी हेड और आईपीएसी डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापा मारा था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल का राजनीतिक पारा चढ़ गया था। छापेमारी के दौरान ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां बंगाल पुलिस के अधिकारियों के साथ सबूत लेकर चली गई। ये आरोप जांच एजेंसी की ओर से लगाया गया है, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कुछ बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब नहीं मिला तो अराजकता फैल सकती है। कोर्ट ने अगली सुनवाई यानी 3 जनवरी तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको खबर समझाते हैं। आईपीएसी रेड मामले में दीदी को लगे सुप्रीम झटके के मायने अब आप समझिए। आईपीएसी रेड मामले में दीदी को सुप्रीम झटका क्यों लगा, तो ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी गई है और ममता सरकार को नोटिस जारी किया गया है और कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब आप ये जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एजेंसी के काम में रुकावट ना डाली जाए, एजेंसी को अपना काम करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा वो भी आप जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कुछ बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब नहीं मिला तो अराजकता फैल सकती है। अगर केंद्रीय एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं, तो क्या उन्हें राजनीति करके रोका जा सकता है? आईपीएसी रेड मामले को आप समझिए। देखिए, आईपीएसी के हेड प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की टीम रेड करने के लिए पहुंची थी। अब आप पूरा मामला क्या है ये समझिए। तो ईडी के आरोप हैं, रेड में पुलिस ने रुकावट डाली, पुलिस ने ईडी की टीम को धमकी भी दिया। आईपीएसी रेड मामले को अब आप समझिए। ईडी के आरोप पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ईडी के भी आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने साथ सबूत और कुछ दस्तावेज
उस दिन लेकर चली गई। आईपीएसी रेड मामले में ईडी की मांग क्या है? ईडी चाहती है कि ममता बनर्जी पर एफआईआर हो और ईडी के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगे, पश्चिम बंगाल के डीजीपी का निलंबन हो और मामले की सीबीआई जांच की जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई में क्या कुछ बातें सामने आती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।